हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और 15-20 मिनट मुझे हो गए हैं उठे हुए। छुट्टियों के दिन है, थोड़ा लेट उठ रही हूँ। और अब फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहला काम होता है 1 कप गर्म पानी पीना, तो वो मैंने रख दिया गैस पर गर्म होने के लिए। और दूसरा काम है प्री प्रिपरेशन राउंड का, कि जो भी ब्रेकफास्ट में बनना है उसके लिए अगर कोई चीज़ पहले चाहिए तो वो इस टाइम पे मैं गैस पे रख देती हूँ। तो अभी मैंने जो है टोकरी निकाली, ये धुले हुए बर्तनों में रखी थी। आज बनाऊंगी आलू के पराठे, रात को डिसाइड हुआ था। तो अभी मैं रखूंगी आलू बॉईल होने के लिए। तो इन आलूओं को मैं अच्छे से धोऊंगी, लेकिन इतने आलू निकाले, पानी जो है वो तेज़ गर्म हो गया है, तो इसकी गैस धीमी कर दी। आलूओं को अच्छे से धो लिया ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए, और उसके बाद इन्हें रखूंगी मैं बॉईल होने के लिए। अब आलू उबलने रख दिए, तो फिर मैंने जो पानी गर्म किया था वो कर लिया कप में। अब इस पानी को जो पीने का इंटरनल फ़ायदा है वो तो है ही, लेकिन इसको पीने टाइम जब मैं बैठती हूँ तो मैं बाहर इस तरीके से बैठती हूँ, सोफ़े की सपोर्ट लेके बैक में। तो ऐसे बैठना आपके ना तो घुटनों पे ज़ोर डालेगा, और जैसे मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें भी उकड़ू बैठना मना कर देते हैं, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मना करने का मतलब, अगर उकड़ू बैठना आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और स्टिफ ही होगी, लचीली नहीं होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ सबको कि चाहे परेशानी कितनी भी हो, अगर आप पूरे अपने सपोर्ट पर उकड़ू नहीं बैठ पाते, घुटनों में या कमर में दिक्कत होती है या पैरों में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से बैक में सपोर्ट लेके बैठो। लेकिन बैठ के देखना कितना अच्छा, और सुबह ही मतलब ऐसा अच्छा सा फील होगा आपकी बॉडी को कि चलो अब काम करते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखना कि सुबह के टाइम जब आप गर्म पानी पियो तो बजाय चेयर पे बैठ के पीने के, इस तरीके से उकड़ू बैठ के पी के देखना। तो अगर आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है ना, तो वो भी ठीक होगी और आपको एक्टिव फील होगा इसके बाद। अब इतने जो है कुकर मैंने बंद कर दिया था, गैस ये हो गया, और अब मैं कर रही हूँ अपनी स्ट्रेचिंग। सही बात तो ये है कि अब 10 तारीख हो चुकी पूरी, तो 4-5 ही दिन बचे हैं स्कूल वापस जाने में। तो जो उठने का शेड्यूल है वो तो शायद 15 के बाद ही सही बैठेगा, क्योंकि जब प्रेशर नहीं होता तो इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, मैंने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली। लेकिन हाँ, काम सुबह का वही 2 से ढाई घंटे में स्पीड से निपटाने का जो एक पैटर्न है, उसको मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था, वरना मैंने पिछली सर्दियों में भी आपके साथ शेयर किया था कि बिस्तर पे बैठ के आप ये जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, वो सब आप बिस्तर में बैठ के कीजिए। लेकिन सर्दी का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेचिंग या अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा भी कुछ ना करें। यकीन मानिए, ये 5-10 मिनट आप जो कुछ भी करते हैं, उसका आपको फिज़िकल जो बेनिफिट होगा वो चाहे कम हो, लेकिन मेंटल बेनिफिट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज करने से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होते हैं ना, उससे आप हैप्पी फील करते हो, एक्टिव फील करते हो। और जब आप सुबह-सुबह ही एक्टिव हो जाओगे, और एक तसल्ली होती है कि फाइनली हमने अपनी बॉडी के लिए कुछ कर लिया, है ना। 99% लोग जो है रेजोल्यूशन यही लेते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। चक्कर वही है कि हम स्टार्टिंग में ही इतने ज़्यादा हाई गोल ले लेते हैं, तो वो हो नहीं पाते। आप 10 मिनट लेके चलो कि बस मुझे 10 मिनट करना है, और जो मेरी बॉडी को रिलैक्स करेगा, मुझे अच्छा फील करेगा, केवल उतनी ही एक्सरसाइज करनी है। तो जो योग में मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ वो कपालभाति करती हूँ, 150 से 200 के करीब। 5-7 मिनट उसमें लग जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते, 5-7 ही मिनट लगते हैं। और इसके अलावा भ्रामरी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओम का उच्चारण करती हूँ 10 या 11 बार। ये काम होता है, आराम से बैठ के कर लो। और उसके बाद ये जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो साइटिका आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि कैसे ठीक हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रेचिंग है, और इससे आपको मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि फर्स्ट टाइम में ही आप करो, 4 या 5 सेट इसके करने हैं, और आपका कितना भी तेज़ दर्द हो वो हल्का हो जाएगा तुरंत। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ वो तभी होती हूँ जब मैं इसे करना भूल जाती हूँ या छोड़ देती हूँ बिल्कुल, और फिर किसी काम की एक्सर्शन की वजह से दर्द उठ जाता है। तो मैं यही करती हूँ, दवाई वगैरह सब कुछ आपकी असर बाद में करेगी, लेकिन ये क्विक आपको आराम दे देगा। तो जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सीधे लेटना है,
और एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर टिकाना है और अपने हाथों को थाइस के दोनों तरफ ले जाके एक ग्रिप बना लेनी है, फंदा सा बन गया, और फिर उस घुटने को उठा के लाना है। तो जो पैर आपका मुड़ के अगले पैर पे रखा हुआ है ना, उसकी साइड वाली नस आपकी इतनी बढ़िया तरीके से खिंच के रिलैक्स हो जाती है। और ये मेरे तो मतलब साइटिका यूजुअली एक ही साइड ही होता है, दोनों साइड तो होता नहीं, लेकिन दोनों तरफ के पैरों में इतना आराम लगता है इसको करने के बाद। तो अगर आपके दर्द हो रहा है ना, तो आप इसके 5-5 सेट दोनों पैरों से कर लो, और हर पैर को होल्ड करके आपको 10 तक काउंट करना है। बस इतनी सी काम है। मुश्किल से 5 मिनट इस एक्सरसाइज में लगेंगे और आपका साइटिका जो है वो एकदम गायब जैसा हो जाएगा। अब 8:20 हो गए हैं और 20 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो उबल चुके हैं। एक्सरसाइज का काम निपट चुका। नेक्स्ट काम जो है वो चलते हैं बाथरूम में। ऑन करना है गीज़र को, ताकि मैं इतने बाकी के काम निपटाऊं और नहाने के स्टेप तक आऊं, इतने पानी जो है वो गर्म हो जाए। अब गीज़र ऑन करके जो मेरा काम था, यहाँ पर मैं आई थी फेस पैक लगाने के लिए, लेकिन ये बेसिन पे ना वो लगाई हुई है मनी प्लांट। तो इसको धागे की मदद से बांध के ऊपर जो शीशे का नॉब होता है उसमें अटकाया हुआ है, ताकि ये सीधी जो है वो खड़ी रहे। लेकिन अभी इसकी एक डंडी जो है वो ख़राब सी हो गई थी, तो उसको मैंने हटाया है, इसलिए इसको दोबारा से मुझे धागे से सेट करना था। तो ये मैंने पहले कर दिया, उसके बाद फिर मैंने फेस पैक लगाना शुरू किया। अच्छा, यूजुअली मैं घर के फेस पैक जो हैं उसमें भी बेसन, दही और शहद, ये मेरा फेवरेट है, हर मौसम में काम करता है, बढ़िया है। लेकिन चक्कर क्या था कि दही जो था वो बिल्कुल चिल्ड था फ्रिज का, और अभी स्मिटन से जो मैंने सामान मंगाया था उसमें एक वाव का उबटन फेस पैक आया था, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज इसको ट्राई कर लेते हैं कैसा है। तो मैंने दही वाला नहीं बनाया, वरना बेस्ट है हर मौसम के लिए। आप बेसन ले लो, थोड़ा सा उसमें दही मिला लो और थोड़ा सा शहद, तो तीनों ही एजेंट ऐसे हो जाते हैं ये कि आपकी स्किन को क्लेंज भी करेंगे, मॉइस्चराइज भी करेंगे, सॉफ्ट भी करेंगे। हर मौसम में ये परफेक्ट जाता है। लेकिन आज जो मैं लगा रही हूँ वो रेडीमेड है, उबटन पे पैक करके है, लेकिन उबटन जैसा इसमें पीलापन कुछ भी नहीं था, वाइट कलर का ये निकला है। और थोड़ी सी इसमें सेंसेशन भी हो रही थी, शायद जैसे गर्मियों के हिसाब का बना हुआ है या कुछ भी। तो मैंने खैर फिर इसे अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरा मानना यही है, स्किन के लिए या हेयर केयर के लिए या घर के कामों के लिए, कुछ भी ना करो, इससे अच्छा जो हो रहा है उतना कर लो, तो आपको कुछ तो दिखाई देगा। और बहुत अच्छे से परफेक्टली सब कुछ करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर होती है फ्रस्ट्रेशन, जो मुझे समझ में आता है। यही चीज़ एक्सरसाइज में है, यही चीज़ हर जगह है। आप कोई पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे ये सोच के हम कर ही नहीं पाते। इससे बढ़िया ये है कि जितना हो पा रहा है, जो पॉसिबल है फ़िलहाल उतना कर लो। अगर गुंजाइश लगे बहुत अच्छे से करने की तो बहुत अच्छे से भी कर लो, लेकिन बहुत अच्छे से करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत हम कर पा रहे थे वो नहीं छूटेगा, और हमारे काम जो हैं वो होते रहेंगे। छोटे छोटे ही स्टेप सही लेते रहो तो काम चलता रहता है, मुझे यही समझ में आया। तो मैं कभी भी बड़े स्टेप या बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में पड़ती ही नहीं हूँ। इसके लिए प्रेशर नहीं होता दिमाग पे बिल्कुल भी। तो आप चिल रहोगे, काम आपके होते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप मुड़ के देखोगे तो एक बेहद प्रोडक्टिव डे आपके सामने होगा कि आपने आज थोड़े थोड़ा ही करके कितना कुछ कर लिया। तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पर ना अब मैं ये जो डस्टिंग चल रही है, फेस पैक लगा के, मैं आप आपने हमेशा देखा होगा सुबह के रूटीन में कि अगर मैं फेस पैक या कुछ लगाती भी हूँ तो इस टाइम पे मैं झाड़ू पोछा किया करती थी। डस्टिंग का काम मेरा शाम का या रात का या किसी छुट्टी वाले दिन इस तरीके के गीले कपड़े से तो मैं तभी करती थी। पर अब यह है कि झाड़ू पोछे के लिए मेड लगा ली है, कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अब मैंने रूटीन उस हिसाब से सेट कर लिया कि अगर मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना तो लॉबी की जो डस्टिंग है वो मैं शाम में इतनी नहीं करती हूँ। कमरे वगैरह हैं उनकी मैं करूँगी जब बच्चे उठ जाएंगे, कंबल वगैरह तय करने होते हैं, लेकिन वहाँ से ये है कि सिरहाने की धूल या फिर ड्रेसिंग टेबल वगैरह वो सब मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी लॉबी की डस्टिंग जो है वो इस टाइम पे अच्छे से कर दूँगी, तो एक काम निपट जाएगा। और इस तरीके की डस्टिंग जब होती है कि बिल्कुल एक एक कोना अच्छे से चमका के, तो इसमें लगभग उतना ही टाइम मेरा लग रहा है जितना झाड़ू पोछे में लगता था। अब मैं आ गई यहाँ सेंटर टेबल पे ना, मैं अभी गीला कपड़ा मार के गई थी तो वो थोड़ा सा सूख गया।
अब इसको माइक्रोफाइबर के मोटे वाला ये कपड़ा है, इससे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी, तो ये शीशा बिल्कुल चमक जाएगा, इस पे कोई भी निशान नहीं रहेगा। विदाउट एनी क्लींजर आपका जो शीशे की टेबल है वो बिल्कुल नई बनी रहेगी, इसमें आपको कोई कॉलिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए, जब वो गीलापन हल्का सा सूखने लगे तब एक अच्छा माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा लेके, बिल्कुल सूखा, उसके बाद फिर उससे चमका दीजिए तो बिल्कुल चमक जाती है। और ये वाली फिर मैंने बाकी सामान जो टेबल का था वो ऐसे का ऐसे ही लगा दिया। अच्छा, ये मिरर ट्रे तो मेरे ड्राई फ्रूट्स के साथ आई थी, लेकिन मैंने देखा था मीशो पे भी ये ट्रे अलग से अवेलेबल है 400 समथिंग की। और मैंने ये वास भी मीशो से मंगाया था, तो ये सब मैंने क्लीन करके रख दिया। अब अगला जो है सोफ़े का एरिया है, तो कवर वगैरह रात को ठीक कर दिया था, तो इतना गंदा नहीं है। बाकी मैं साफ़ कर रही हूँ अपना सिल्वर प्ले बटन और बाकी की जो भी यहाँ पर फूल वगैरह लगाए हुए हैं। और इस बटन को देख के मुझे हमेशा आप लोगों का प्यार याद आता है। ये 2 साल की कड़ी मेहनत, या कहिए कि यूट्यूब पर आए हुए तो 3 साल हो गए हैं। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये ट्रॉफ़ी की तरह लगता है, तो इसको मैं दिन में एक बार छूना, साफ़ करना नहीं भूलती। अब आ गई तीसरी जगह जो है वो है ये वॉश बेसिन, तो इसमें नीचे की तरफ जो पत्थर लगा हुआ है उस पे कपड़ा मारना होता है। अच्छा, ये बेसिन जो है अंदर से साफ़ मैं ये वाली और बाथरूम वाली अक्सर एक साथ कर देती हूँ, साबुन का हाथ लगा के थोड़ा-सा। तो ये वाइट हैं इसलिए गंदी दिखती हैं, अगर हो जाएँ तो इनको डेली ही करना पड़ता है। बाकी जो है मैंने ये शीशा है, टैप है और ये पत्थर है, इसको साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर ये जो शीशा है ना, इस पे ऑलरेडी निशान, हाथ धोते हैं तो कई बार बने ही रहते हैं, तो दिन में एक बार जो है इस पे कपड़ा मार दो तो ये साफ़ बनी रहती है। यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा या कुछ भी यूज़ नहीं किया है। क्लींज़र अगेन यही वाला नीला वाला, ये माइक्रोफाइबर का, ये बहुत अच्छा निकला कपड़ा। अच्छा, ऑनलाइन तो ये 100-100 रुपए के भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब जो देने आती हैं, एक आंटी बेचती हैं सामान इस तरीके के, वो ये शायद 25 या 45 रुपए में दे गई थी, तो ये बहुत बढ़िया लगा। शीशे की चीज़ें तो इससे ऐसी साफ़ हो जाती हैं। अब ये सारा जो है घर मतलब डस्टिंग हो गई, झाड़ दिया सब। अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में, तो मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद मैंने पहना येलो कलर का सूट और पिंक स्वेटर। ये सूट भी मैंने मीशो से मंगाया था और फिट नहीं किया अभी तक, इसके लिए आपको ढंग से पहन के दिखाया नहीं, क्योंकि फिटिंग ही नहीं आ रही, अभी बहुत ढीला आ रहा है मुझे ये। लेकिन स्वेटर के अंदर इतना नहीं पता लगता, तो ये पहना गया। और अब मैं लगा रही हूँ अंडर आई क्रीम, हिमालय की इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपके बिल्कुल डार्क सर्कल ख़त्म कर देगी, लेकिन अगेन वही वाली बात कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये मैंने लगा लिया। अच्छा, सनस्क्रीन वगैरह अगर मैं बाहर गई तब लगाऊंगी, अभी नहीं लगाई है। और बिंदी मैंने लगा ली है, सिंदूर भर लिया था, ताकि अगर मैं नहीं गई कहीं बाहर तो तैयार ना भी हूँ, तो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही चेहरा खाली। अब अगला काम जो है वो पूजा का है, तो फटाफट से मैंने जला दिया यहाँ पर धूप बत्ती। और पूजा करने के बाद अब मैं इसके बाद ना सीधे फिर नाश्ता बनाने के लिए जाऊंगी। अब इतना काम होते होते 9:20 हो गए हैं। तो जब भी आप भरवा पराठे बनाएं ना, तो उसकी पिट्ठी तैयार करने से पहले आटा गूंथ के रख लें, क्योंकि भरवा पराठे के लिए जो आटा होता है उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपके पराठे का ना तो कभी फटेंगे और ना ही उसमें कम स्टफिंग आपको भरनी पड़ेगी। खूब सारी स्टफिंग भर के आप बढ़िया करके अपने पराठे बना पाएंगे। तो इसका आटा थोड़ा सा पतला गूँथेगा रोटी की अपेक्षा, रोटी में जैसा गूँथते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा सा इसको ढीला गूँथेंगे। और ढीला गूँथने के बाद अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि इतने में आलू छीलूंगी, भरता बनाऊंगी, इतना टाइम इसको मिल जाएगा। तो आटे को रख दिया मैंने एक साइड, और अब मैंने कुकर खोल के आलू पलट लिए थे और अब मैं आलूओं को छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर लेंगे। और गर्मियों के टाइम जब यही आलू छीले जाते हैं ना, तो ये टाइम इतना क्रूशल होता है, बार बार ठंडा पानी चलाना होता है। लेकिन इस टाइम इतने अच्छे लग रहे हैं आलू गरम गरम, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है हर जगह। अब मैंने इनको घिस लिया। अगेन यहाँ पर भी आपने देखा होगा, मैं जब गरम गरम आलू घिसती थी तो यहाँ पर कटोरी का यूज़ किया करती थी, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ही घिसे जा रहे हैं। सारे आलू घिसने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लिया पहले मैंने। अब इनमें मसाले जो हैं वो जोड़ने हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे नमक इसमें और मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी प्याज भी काट के ऐड कर सकते हो।
बाकी यहाँ पर जाएगा ये सूखा धनिया, और धनिया के बाद थोड़ा सा मैंने डाला इसमें गरम मसाला। तो मसालों में तो ये 4 चीज़ जाएंगी। एक्स्ट्रा जो जाएगा इसमें हरी धनिया जाएगी, जो मैं धो के ले आई हूँ, अब इसमें काट रही हूँ। और इसके अलावा थोड़ी सी डालूंगी इसमें हरी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च डाली है और बच्चे भी खाएंगे, और मुंह में जब हरी मिर्च का टुकड़ा सा आ जाता है ना, तो फिर उनको इरिटेशन होती है कि क्यों डाल दी। बाकी बिल्कुल बारीक बारीक करके मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च इसमें डाल दी, आधी के करीब ही डाली है, ज़्यादा डाली भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर इससे आ जाता है। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी, तो ये सारी पिट्ठी जो है वो बिल्कुल बढ़िया रेडी हो जाएगी। अब एक बार ये भरता जो है वो रेडी हो गया, तो इसको रखेंगे एक किनारे पे। और अब इसके बाद बारी है हमारे आटे की, जो हमने अभी गूँथ के रखा था आलू छीलने से पहले। अब इसको जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट करनी है, तो वो ये पटक पटक के इसको, मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ जब भी स्टफिंग वाला कोई भी पराठा बनाती हूँ, इस बार फिर बता रही हूँ कि इस तरीके से आप पटक पटक के इसको 15 से 20 बार आप कर लो, तो आपके आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो स्टफिंग वाले पराठों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपके भरमा पराठे फटते हैं या ढंग से फूलते नहीं हैं, या आप मनचाही उनमें फिलिंग नहीं भर पाते, अगर ज़्यादा भरो तो फट जाएंगे इस डर से, तो आप ये ट्रिक ट्राई करना, तो आपके पराठे जो हैं वो नहीं फटेंगे। अब मैंने तवा रख दिया, उस पर घीदानी रख दी, थोड़ा सा घी पिघल जाएगा, और दूसरे बर्नर पे मैं हाथ के हाथ चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहा चुके हैं और उन्हें ऑफिस भी जाना है, तो उनका भी टाइम से नाश्ता तैयार हो जाएगा। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है तो वो ऑफिस भी थोड़ा लेट जा रहे हैं। और इसमें जो है चीनी पत्ती, एक हरी इलायची और थोड़ी सी अदरक कूट के मैंने डाल दी है, और ये सारी एक साथ चीज़ें पक जाती हैं। हर वीडियो में जब भी चाय बनाती हूँ तब भी कमेंट आता है कि चाय फटती नहीं है, तो मैं आपके सामने ही बना रही हूँ और नहीं फटती। दूध, पानी, अदरक, इलायची, चीनी पत्ती, मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के और गैस जला देती हूँ। एक उबाल आ जाता है, उसके बाद फिर मैं धीमा कर देती हूँ और 5-7 मिनट के लिए वो धीमी पकती रहती है, और नहीं फटती चाय। हर बार का है, नहीं फटती, तो आप लोग भी ट्राई करना। अब चाय चढ़ाने के बाद मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, तो मैंने हाथ से 1 लोई के बराबर आटा लिया, हल्के हल्के हाथ से उसे चौकी पर गोल कर लिया, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के एक राउंड थोड़ा सा बड़ा बना लिया, जिसमें मैं स्टफिंग भर सकूं। उसके बाद आप आराम से इसमें 2 चम्मच के करीब स्टफिंग भर लो, कुछ नहीं होगा, आराम से इसको खूब बढ़िया करके फिल कर लो। फिर सूखा आटा लगा के इस तरीके से हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएंगे, बीच में थोड़ा सपोर्ट रहेगा और किनारे थोड़े पतले करते जाएंगे। उसके बाद आप बेल लो, थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, जैसा चपाती में रखते हैं एग्जैक्ट वैसा ही है, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका जो पराठा है वो खूब बड़ा सा बढ़िया, एकदम स्टफिंग पूरे में इक्वल फैली हुई, और ना चौकी में चिपकेगा ना बेलन में चिपकेगा, बिल्कुल बढ़िया पराठा आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बना सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज़ में पानी है, इस तरीके की कोई सब्ज़ी है जो भर रहे हो उसमें थोड़ा पानी है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो उस पानी को ड्राई करने के लिए या तो आप थोड़ा सा उसमें सूखा आटा अंदर भी डालें, या फिर थोड़ा बेसन डाल सकते हैं भुना हुआ। अब यहाँ पर देखो पराठा जो है मैंने पलट दिया, अब मैं इसमें देसी घी लगा रही हूँ, और जैसे ही दूसरी साइड पे देसी घी लगता है, पराठा एकदम फूल के आएगा बिल्कुल बढ़िया। अगर इसमें एक आध कोई होल हो गया, उसको आप चम्मच से यहाँ से दबा दो, लेकिन जैसे ही पलटोगे ये देखो बिल्कुल गेंद की तरह आपका स्टफिंग वाला पराठा इतना बढ़िया जो है फूलता है। और फूलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पूरे पराठे में इक्वल स्टफिंग हो, ऐसा ना हो कहीं पर आटा आटा आ रहा है और कहीं पर स्टफिंग आ रही है, वो चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। आपके पूरे पराठे में, आप पनीर का बनाओ, आप गोभी का बनाओ, आप आलू का बनाओ, किसी भी चीज़ का पराठा बनाओगे ना, तो पूरी स्टफिंग जो है वो सारे में रहेगी। या मैं खिचड़ी के पराठे बनाती हूँ, वो भी सेम इसी तरीके से बनते हैं। तो पराठा रेडी हो गया, तो जैसे ही एक पराठा बना, मैंने चाय जो है वो 2 कप में छान ली। मेरा नंबर अभी देर में आएगा, थोड़ा सा 4-5 पराठे बनाने हैं, लेकिन मैंने चाय छान के रख दी है और अपने हस्बैंड के नाश्ते के लिए लगा दी है मैंने प्लेट। तो आरोही और आराध्या भी अब उठ चुकी हैं, तो ये पहले अपने डैडी को दे के आएंगी, उसके बाद फिर इनके पराठे सीखेंगे तो ये लोग भी लेंगे, और फिर मैं। तो अब बज गए जी 10-20, इस टाइम पे नाश्ता कर चुके हम। और काउंटर टॉप मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये आटा और अभी इसमें भरता बचा हुआ रखा है, क्योंकि दोपहर को भी फरमाइश आ गई है कि हम तो
पराठे ही खाएंगे। और बर्तन मैंने सिंक में रख दिए हैं। इन लोगों को भेजूंगी नहाने, दोनों को एक एक करके। और मेरे हस्बैंड निकलेंगे ऑफिस के लिए और मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। तो 1 दिन या 2 दिन के जितने भी कपड़े होते हैं उसमें एक लोड बन जाता है। तो वहाँ पर जो है इस तरीके से, मतलब अभी छुट्टियों में कपड़ों का चल रहा है। अब ये ना इनकी स्वेट शर्ट है और ये एक जैकेट है जो मतलब पहनी गई थी, अभी तक धुली नहीं है। तो इसको भी धोना है। तो मैंने सर्फ घोल लिया थोड़ा सा, इसमें इनके मोजे, निक्कर और ये स्वेट शर्ट की बाजू, इतने जो हैं ये धुल जाएंगी, हाथ से रगड़ दूंगी। उसके बाद मैंने मशीन में लगा दिया लोड। तो इतना काम करते करते जी अब मुझे बज गए थे लगभग 11:45 के करीब शायद। जी, 11 बजने में 10 मिनट का टाइम है। तो मेरा कपड़ों का काम जो है वो निपट चुका, बाकी का काम मशीन कर लेगी। तो ये इसी वजह से मैं ना, जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कपड़े नहीं धोती, क्योंकि हाथ से धोने का जो टाइम है, आप कम थे तब भी उतना ही देर लगी है। और अगर मेरे जब हफ्ते भर की या आधे हफ्ते की रहती है तब भी मुझे 5-10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है वो मैं इकट्ठे ही कर लेती हूँ कई बार, और यही लगता है कि तभी धो देंगे तभी धो देंगे। लेकिन अभी घर में हूँ तो इसलिए ये है कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं जमा कर रही हूँ कपड़े, और उतने में चला देती हूँ। जब टाइम की किल्लत होगी तब की तब देखी जाएगी। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने में, और बच्चे अब नहा रहे हैं एक एक करके, उनका काम भी निपट रहा है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी जब, तो यहाँ अब मेरा जो है जी रह जाएगा लंच का काम। तो लंच में लड़कियों ने तो कह दिया आलू के पराठे वो ही खाएंगी। और हमारे जो है चने आलू की सब्ज़ी रखी है, एग करी रखी है, रात को बनाई थी। तो ये 2 चीज़ रखी हैं। अगर ये आलू के पराठे की बात नहीं होती तो मैं अब लंच में कुछ बनाती। लेकिन अब सिर्फ रोटी सिकेगी हम दोनों की, और दोनों बच्चों के लिए दोबारा से पराठे ही बनेंगे। अब यहाँ पर किचन की सिंक जो है वो क्लीन हो गई, सिंक को एंड में सबसे मैंने धो दिया। तो यहाँ मेरा काम जो है वो किचन का भी ख़त्म हो जाएगा। अब बर्तन और सिंक जो है वो क्लीन हो गई थी, तो मैंने कपड़ा लिया ये वाला जिससे मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, और इससे मैंने एक्सेस पानी को यहाँ से पोंछ दिया। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी सूखी सिंक जो है वो बनी रहेगी, और किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब दोनों बच्चे नहा लिए थे तो फिर मैं आ गई बाथरूम में। जो बाथरूम की ऑन द गो क्लीनिंग होती है वो वाली करने। यहाँ पर मैंने ये एक रुमाल सा यहाँ पर बेसिन के पास रखा हुआ है। तो जब भी यहाँ पर पानी गिरता है हाथ वगैरह धोने से, या फिर मुंह धोता है कोई अगर बेसिन पे खड़ा होके, तो हाथ के हाथ कपड़ा वहीं रहता है, आपका शीशा जो है वो हाथ के हाथ में पोंछ देती हूँ, ये होता है। तो ये एक अच्छा टिप है कि क्लीनिंग के लिए जो उसका वहाँ के एरिया का क्लीनिंग वाला कपड़ा है आप वहीं पर रखो। एक तो केवल एक ही हिस्सा साफ़ होता है तो वो गंदा नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर बच्चे जैसे धो के गए और शीशे पे छींटें पड़ी हुई हैं, तो मैं आई जैसे ही बाथरूम में मुझे दिखा तो मैंने फटाफट से रुमाल उठाया और हाथ के हाथ वो शीशा वहीं से पोंछ दिया। तो ऐसे आपका जो है ना वो जो बाथरूम है वो ऐसा नहीं है कि डीप क्लीनिंग जब आप करोगे जब ही चमकेगा, आपका डेली में और हर टाइम साफ़ सुथरा सा वो लगता है, अगर ये टिप आप फॉलो करो। अब जो ग्लास वाला पार्टीशन है उस पे मैंने मार दिया वाइपर, और इस तरीके से साफ़ करते रहो तो अव्वल तो पानी के निशान शीशे पे ज़्यादा पड़ते ही नहीं है, और अगर कभी लगे कि बीच में कई बार नहीं हो पाता साफ़ और शीशे पे पानी के निशान पड़ जाते हैं, तो मैं विनेगर वाले सॉल्यूशन से साफ़ कर देती हूँ। इस तरीके से मैं बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, इसीलिए मैंने आज तक इस पे कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई। तो अब 8 बजे से लग के भी 11 बजे तक अपनी यहाँ पर हमारी नहाना धोना, कपड़े, नाश्ता, पूजा पाठ, स्किन केयर, एक्सरसाइज, सारे ही काम जो हैं वो आराम से पूरे हो जाते हैं अगर आप बैक टू बैक एक के बाद एक काम करते जाओ प्लानिंग के साथ। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।